हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा हुआ सांवले सपनों की याद पाठ के सारांश पर चर्चा की थी। आज हम इसी संस्मरण के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बचपन में जब सालिम अली जी किशोरावस्था में थे तो जैसे आमतौर पर बच्चे गन से या अन्य खिलौनों से खेलते हैं, ठीक वैसे ही सालिम अली जी गुलेल से खेल रहे थे। आंगन में नीम का वृक्ष था, सभी के आंगन में लगे होते थे पहले तो, आज नहीं होते, आंगन ही नहीं होते हैं आज तो खैर। तो ये गुलेल से खेल रहे थे, गुलेल चला रहे थे और उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी को वो लग जाती है, वो घायल होकर नीचे गिरता है जमीन पर। इन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचती है, ये गुलेल को तो फेंक देते हैं और उस पक्षी को उठाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, उसके जख्म को साफ करके उस पर दवाई आदि लगाते हैं, मेडिसिन आदि करके उसका उपचार कर उसे ठीक कर देते हैं। सेवा शुश्रूषा यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसे ठीक होने के बाद जैसे इनके जीवन की दिशा ही बदल गई और वहीं से इन्होंने ये तय कर लिया कि इन्हें अपने जीवन में एक पक्षी वैज्ञानिक बनना है। और जीवन भर 100 के करीब, पूरे 100 तो नहीं पहुंचे थे आयु में ये जब इनकी मृत्यु हुई, और कैंसर जैसी बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी, परंतु उस समय तक ये पक्षियों की खोज में अक्सर जंगलों में ही समय व्यतीत किया करते थे। और अंत तक इनके गले में दूरबीन को देखा गया। बिल्कुल अंत समय में ही ऐसा था कि दूरबीन निकाली गई, अन्यथा ये हमेशा गले में पहने रखते थे कि कब कहाँ कौन पक्षी कौन सी एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे जाए जो मेरे कैमरे से छूट जाए या मेरे से छूट जाए। तो इस एक घटना ने, एयर गन से इनकी एक पक्षी घायल हो गया, जिसके कारण से ये पक्षी वैज्ञानिक बने। दूसरा प्रश्न आता है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा और जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के लिए, चौधरी चरण सिंह जी के लिए यहाँ ये कहा गया कि वो बहुत अनुभवी नेता थे। और आज यदि हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पक्षी ऐसे हैं कि जिनकी प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं, और उसका कारण है हमारा प्रकृति का असंतुलन होना, वृक्षों का बराबर दोहन किया जाना। यहाँ संभावना के आधार पर ही बताया गया है कि शायद सालिम अली जी ने साइलेंट वैली का जिक्र किया है कि वहां रेगिस्तान में वृक्षादि तो उतनी ग्रीनरी तो है नहीं, तो जो पक्षी वहां रहते हैं और समाप्ति के कगार पर हैं जो प्रजातियां, शायद सीधी गर्म हवाएं आती हैं और उनको नुकसान पहुंचाती हैं, इसीलिए वो समाप्ति के कगार पर हैं। पर्यावरण असंतुलन की बात है, वृक्षों की बराबर कटाई की बात है, जिसके कारण से हमारे पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। और अब जब सालिम अली जी नहीं है तो ये भी जैसा जाबिर हुसैन जी ने कहा है कि अब तो पक्षियों का कोई पैरोकार ही नहीं रह गया है। वैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि पक्षी वैज्ञानिक तो अन्य भी होंगे, हो सकता है हम लोगों को उतनी जानकारी न हो, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि इतने ये टावर जो लगाए जा रहे हैं, आप देखो शहर में यदि देखें तो हमें गौरैया देखने को नहीं मिलती, और आप यदि अपने गांव जाएंगे तो वहां आपको बहुत आसानी से गौरैया देखने को मिल जाती है। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि पहले घरों में हमारी परंपराओं के अनुसार गाय की, कुत्ते की, चिड़ियों की, सबके लिए हम रोटी निकाली जाती थी, उन्हें दाना दिया जाता था। आज ऐसा कैसे किया जा सकता है? छत को गंदा करेंगे और परेशानी होगी। तो सब परेशानियों से बचने, फिर इसके अतिरिक्त कारण है हमारे पास समय अभाव भी है, टाइम भी बहुत कम होता है हमारे पास। खैर, हम यहाँ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो संभावित खतरे, वृक्षों की कटाई के कारण जो है पक्षियों की प्रजातियां समाप्ति के कगार पर हैं और उन्हें बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। संभवतः साइलेंट वैली का जिक्र यहाँ किया गया है, इसी संदर्भ में है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस
एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे और उन्होंने अपनी छत पर का पूरा स्थान चिड़ियों के लिए, गोरैया के लिए छोड़ रखा था, जिस पर वो अपना बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ रहती थी। दाना डाला जाता था और लॉरेंस, D.H. लॉरेंस इनका पूरा नाम है, ये उनके साथ, पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते थे, फ्रीडा भी और लॉरेंस भी। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पत्रकार ने फ्रीडा से पूछा कि आप उनके विषय में कुछ जानकारी दीजिए, कुछ बताइए। तो वह दुखी थी और उसने कहा कि लॉरेंस के बारे में ही नहीं, मेरे बारे में भी, हम दोनों के बारे में जितना हमारी छत पर बैठने वाले पक्षी जानते हैं उतना मैं कुछ भी शब्दबद्ध नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे, कवि थे, पोएट थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं अपनी प्रकृति पर, पक्षियों पर लिखी थी। यहाँ का है सालिम अली जी प्रकृति का प्रतिरूप उनकी तरह बन गए थे। जैसे वो अपनी कविताएं, अपने लेखन में प्रकृति को स्थान देते थे, पक्षियों को स्थान देते थे, ठीक वैसे ही सालिम अली जी अपना बहुत बड़ा समय पक्षियों के साथ व्यतीत करते थे, प्रकृति के साथ व्यतीत करते थे, उनको समझते थे, उनकी भाषा को समझने का प्रयास करते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें पक्षियों को मनुष्य की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही देखते हैं जैसे हम हैं, हम अपनी बातें कर सकते हैं, अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो पक्षी नहीं कर सकते। हमें उनको समझना होगा कि यदि वो लगातार बोल रहे हैं तो क्या परेशानी है। आवाज से पता चल जाता है कि वो परेशानी में है, मधुर में बोल रहे हैं या किसी मुसीबत के कारण चिल्ला रहे हैं, तो वो अलग अलग समझने का हमें समय देना होता है। इसीलिए यहाँ वो नैसर्गिक यानी स्वाभाविक प्रकृति का प्रतिरूप बन गए थे, क्योंकि उसके साथ वो अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है, कोई अपने जिस्म की हसरत, जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ जब पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी की अंतिम यात्रा चल रही थी, शुरू हुई, तब ये यहाँ वाक्य जाबिर हुसैन जी ने कहा है कि अब यह पक्षी जो उड़ चुका है, अर्थात आत्मा परमात्मा के यहाँ जा चुकी है। हम लाख उन्हें प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, परंतु ऐसा जाने वाला व्यक्ति, उसे पुनः यदि हम अपने प्राण देना चाहें कि हमारा जितना जीवन है उसमें से आधा तुम ले लो और हमारे साथ जीवन जियो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत ये प्राण देना, हरकत, हिलना डुलना, प्राण है तभी हिल डुल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देकर अपने दिल की धड़कन देकर भी यदि उसे पुनर्जीवित कराना चाहे तो नहीं करा सकता। बस केवल उसके जाने के बाद ये रह जाती हैं तो उससे संबंधित यादें रह जाती हैं। कई बार वो अच्छी होती है, कई बार वो बुरी होती है, कई बार कष्टकारी होती है, कई बार हंसी सुख प्रदान करने वाली होती है, केवल और केवल यादें रह जाती हैं। हम लाख प्रयास करने पर भी उसको दोबारा जीवित नहीं कर सकते। यहाँ पक्षी दोबारा गीत कैसे गा सकता है, अर्थात वो पुनः वापस नहीं आ सकते। और इस संदर्भ में तीसरा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जैसा मैंने सारांश बताते हुए भी बताया था कि टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, 3 तरफ से या रास्ता होता है टापू पर जाने का, 4 तरफ से घिरा होता है, ऊंचा स्थान होता है, उसकी ऊंचाई का, आकार का पता होता है। जबकि अथाह यानी जिसकी थाह का पता ना हो, समुद्र की ना गहराई का पता होता, ना आकार का पता होता, सालिम अली जी को समुद्र की भांति बताया गया और असंख्य रत्नों की, अमूल्य रत्नों की खान होता है समुद्र। ठीक वैसे ही सालिम अली जी असंख्य गुणों की खान थे, जैसे समुद्र होता है। उनकी गहराई का, उनके अनुभवों का, उनके गुणों का कोई थाह नहीं पा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। प्रस्तुत संस्मरण डायरी शैली में लिखा गया है और इसमें उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है।
संस्मरण की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। उर्दू मिश्रित भाषा के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। उदाहरण शैली का बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रयोग किया गया है और पूरा संस्मरण मर्म को छू जाने वाला अर्थात मर्म स्पर्शी है और भाषा इसकी मर्म स्पर्शी ही कहेंगे, जो हमारे दिल को छू जाने वाली प्रतीत होती है पढ़ने में। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली जी 100 से कुछ कम आयु के पतले दुबले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और अंत तक वो चश्मा नहीं लगाते थे और उन्होंने अपना पूरा समय जीवन का, जब तक वो बीमार नहीं हुए तब तक, प्रकृति और पक्षियों के साथ व्यतीत किया। और इसमें उनकी सहयोगी थी उनकी पत्नी, जो उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी, तहमीना। उसने भी पूरा उनके साथ समय व्यतीत किया था। और एक विशेष बात बताई है कि अंत तक वो गले में दूरबीन लटकाए रहते थे, जहां उन्हें कोई पक्षी दिखता था तुरंत वो उस तरफ देखने लगते थे और अंत तक वो चश्मा भी नहीं पहनते थे। अंतिम क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। लेखक जाबिर हुसैन ने इस संस्मरण में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी के साथ बिताए हुए समय को संस्मरण रूप में यहाँ लिखा है और उनके साथ बिताए समय की जो यादें हैं आज भी उनके साथ हैं, उनको सपनों जैसा, सांवले सपनों जैसा उन्होंने स्पष्ट किया है। और यह शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है, सार्थक है, क्योंकि यहाँ उनके साथ बिताए हुए समय, उनकी यादों, उनके कार्यक्षेत्र, उनके कृतित्व को यहाँ लेखक ने सांवले सपनों जैसा बताया है। रचना और अभिव्यक्ति में प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं? सबसे पहला तो यही है कि बहुत समय से ये प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि हमें प्रतिवर्ष यानी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाना चाहिए। पर मैं कहूँगी हम सबको अपने घर के आंगन में या जितना भी हमारे पास स्थान, एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। आज की जैसे कोरोना काल वाली स्थिति है तो आप ये देखिए कि ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं कहाँ? कहीं पीपल देखने को मिलता है जो पूरे टाइम ऑक्सीजन देता है। हम तो केवल दे ही दे रहे हैं प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी दे क्या रहे हैं? दूषित वायु। वृक्ष हम लगातार काट रहे हैं, तो पहले तो हमें वृक्ष लगाना होगा और दूसरा जो हम कटान बराबर कर रहे हैं उसको रोकना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को और पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियों को बचा सकते हैं, बल्कि उन्हें नहीं, हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि जब ये धरती ऐसी हो जाएगी कि इस पर रहने लायक नहीं रह जाएगा। कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं कि बहुत छोटी आयु में ही बच्चे बुजुर्ग हो जाएंगे क्योंकि इतनी प्रदूषित वायु हो जाएगी। मास्क की पहले बात की जाती थी उस वीडियो में कि मास्क पहनना पड़ेगा, प्रदूषित ऑक्सीजन सिलेंडर लिए घूमना पड़ेगा। वो स्थिति तो अब आ गई है इस कोरोना के कारण, वो स्थिति तो आ गई है। अब इसको हमें जितना है उसको संरक्षित रखना है और उसके लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने होंगे। साथ ही जो हम कटान कर रहे हैं, वृक्षों का दोहन कर रहे हैं, उसको भी हमें बड़े पैमाने पर रोकना होगा। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर इसके अतिरिक्त प्रश्नों और उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।